अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है क्लॉजियस स्टेटमेंट। इसको हम देखेंगे और इससे हमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट मिलता है। लास्ट टाइम हमने केल्विन प्लैंक से जो है वो हीट इंजन की एफिशिएंसी को, हीट इंजन्स क्या होते हैं उनको देखा था। तो अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हम लोग हीट को कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहे हो। मतलब जो हमने हीट इंजन में देखा था कि एक थर्मल रिजर्वायर था, T1 टेम्परेचर पे वर्किंग सब्सटेंस हीट ले रहा था, हीट इंजन में वर्क में कन्वर्ट हो रहा था और सिंक में जा रहा था ना। ठीक है, हमने इसको एग्जांपल को हमने देखा था गैसोलीन इंजन को कंसिडर करके। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट T1 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे है और एक ऑब्जेक्ट T2 टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे है और आप T2 टेम्परेचर T2 ऑब्जेक्ट जो है कोई जिसका टेम्परेचर लो है उससे आप हीट लो, उसको हम Q2 कह देते हैं, उससे आप हीट लो और उसको आप T1 में ट्रांसफ़र कर दो। मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पे आप हीट अगर लॉस करवाना चाह रहे हो, हाई टेम्परेचर में सराउंडिंग में लेके जाना चाह रहे हो, तो वो आप नहीं लेके जा सकते। ये स्टेटमेंट जो है वो क्लॉजियस स्टेटमेंट है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लो टेम्परेचर वाली सराउंडिंग से या ऑब्जेक्ट से जो है वो हीट लो और उसको हाई टेम्परेचर वाली सराउंडिंग या ऑब्जेक्ट में फेंक दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लो टेम्परेचर से हीट लो और हाई टेम्परेचर वाली सराउंडिंग में या ऑब्जेक्ट में फेंक दो। ऐसा नहीं हो सकता। तो यह क्लॉजियस स्टेट, ये सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। एक ही बात है, हाई टेम्परेचर से अगर लो टेम्परेचर में आ रहे हो तो वर्क आपको, अब आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा रहे हो तो डैट मीन्स कि आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको अगर ये प्रोसेस करना है तो आपको यहाँ पे कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी जो जिस पे आप वर्क करो। मतलब Q2 हीट आ रही है, इधर से आप ले रहे हो Q2, उस पर आप वर्क करो और वो Q1 में जो है वो टेम्परेचर वाली बॉडी में चली जाए। मतलब पहले Q इधर से 1 जो आ रहा था उसमें वर्क मिल रहा था, लेकिन अब आप लो टेम्परेचर से हीट ले रहे हो और उसके ऊपर वर्क करके फिर आप T1 बॉडी पे जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो ना। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जिस तरह आपके हीट पम्प्स या रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रिवर्स, ये रिवर्स बन गया ना, रिवर्स हीट इंजन बन गया ना। कि मतलब पहले इस तरह से था, अब इस तरह से वर्क पहले मिल रहा था, अब वर्क आपको करना पड़ रहा है। तो ये रिवर्स हीट इंजन है जो जिसको हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप भी कहते हैं। फ्रिजेस जो हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं घरों में, उसमें क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं, इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमारे इसको हम रिलेट कर सकें। उसमें क्या हो रहा होता है कि आप जो कूलिंग कैबिन होता है, जो फ्रिज है, उसमें एक कूलिंग चैम्बर होता है ना, ऐसे ही होता है, एक कूलिंग चैम्बर होता है। ये है आपका कूलिंग कूलिंग चैम्बर, ठीक है, जिसमें आपने चीज़ें वगैरह रखी होती हैं ठंडी करने के लिए। उनका टेम्परेचर कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऐसा क्या, ये क्या है, रिवर्स हीट इंजन। इसमें कंप्रेसर होता है, एक्सपेंशन डिवाइस, कैपेबिलिटी, वो सारा हम देखते हैं। कूलिंग चैम्बर है, ये फ्रिज है आपका, रेफ्रिजरेटर है, कूलिंग चैम्बर है आपका। अब इसमें क्या हो रहा होता है आपके पास जो है ना वो, अब सपोज़ करें कि कूलिंग चैम्बर का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। किस तरह से होता है वो, आपके ना एक, आपने उसमें गैस होती है, रेफ्रिजरेटर्स में गैस होती है, रेफ्रिजरेंट्स भी होते हैं, हम गैस को देख रहे हैं, गैस रेफ्रिजरेंट ऐसे यूज़ करें, गैस सिर्फ, उसमें फेस चेंज नहीं हो रहा, हम सिर्फ गैस को यूज़ कर रहे हैं इसको कूल करने के लिए। किस तरह से होता है कि
वो जो गैस है ना, अब जब वो कूलिंग चैम्बर से पाइप्स के थ्रू निकलती है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा उस गैस का, अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। गैस का टेम्परेचर हो जाएगा जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है T1। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। वो टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर। T1 जो है वो मतलब वैल्यूज़ को भी देख लें, अगर वो है 25 डिग्री सेल्सियस जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। कूलिंग चैम्बर से जब वो गैस निकलती है ना, वो जाती है कंप्रेसर में। कंप्रेसर मतलब पंप का ही काम कर रहा है। कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को कंप्रेस करता है। और आपको इस चीज़ का पता है कि जब कोई गैस को हम कंप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। तो जब मैं इस तरह लिख देता हूँ, टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। लेट्स सपोज कि वो टेम्परेचर जो कंप्रेसर से गैस निकली है उसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। वो जब मतलब कंप्रेसर में गया वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। अभी ये मैं सर्कल साइकिल बना रहा हूँ। अब ये जो कंप्रेसर से 50 डिग्री सेल्सियस पे आया, क्या होगा कि अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इन्वायरमेंट के, तो यहाँ से जो है वो हीट बाहर जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये हीट बाहर जाएगी, इसके बाद इसको हम पास करवाएंगे एक एक्सपेंशन डिवाइस से। एक्सपेंशन क्या है कि वो कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत छोटा उसका डायमीटर होता है, उसमें से पास करवाते हैं तो सडन एक्सपेंशन होती है उसकी। तो एक्सपेंशन की वजह से उसका गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये एक्चुअली में एक्सपेंशन डिवाइस है, इसको आप कह लें कि ये एक्सपेंशन डिवाइस है जो कि कैपिलरी ट्यूब होती है। स्मॉल ओपनिंग से आप उसको पास करवाते हो, फिर वो सडनली एक्सपैंड होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है ना। अब यहाँ पे जब वो एक्सपैंड होके बाहर निकलती है तो यहाँ पे कोयल्स होती हैं। उन कोयल्स में जब वो पास करती है तो ये जब एक्सपैंड होकर निकलती है तो इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज हो गया है -10 डिग्री सेल्सियस। अब इधर जब वो कूलिंग चैम्बर में आएगी तो -10 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है, तो वो जो उसमें कूलिंग चैम्बर के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हीट रिलीज़ करेंगी, क्योंकि वो टेम्परेचर उनका हाई होगा। लेट्स सपोज 10 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, वो फिर इसको हीट देंगी और वो फिर यहाँ पे फिर वो दोबारा से वो पाइप में आएगा, उसी तरह उसका टेम्परेचर, फिर वो कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर से जो है वो कंप्रेसर इसको हाई टेम्परेचर पे करके यहाँ पे वो हीट लूज़ करेगा। ठीक है, दोबारा से एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा, वहाँ पे फिर इसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारा कैलकुलेटेड होता है, ये कंप्रेसर उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करे कि जब वो एक्सपेंशन डिवाइस में जाए तो वो जब बाहर निकले तो उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस ही हो। तो फिर इस तरह से ये सारा कैलकुलेशंस के थ्रू होता है। मतलब इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेटर। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इवेपोरेशंस होती हैं, या मतलब इसको हम सिंपल इवेपोरेटर कहते हैं जिसमें ये आ रहा है। फिर ये कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद आगे ये तो हमने सिंपल कहा है तो इसको कंप्रेसर, ये कोयल्स में आ रहा है। वैसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, लेकिन हमने इसमें फेस चेंज को कंसिडर नहीं किया। तो इसमें क्या है कि कोयल्स में आ रहा है, कोयल्स में टेम्परेचर उसके गैस का -10 डिग्री सेल्सियस है, और वो फिर हीट इंट्रैक्शन होगी, हाई टेम्परेचर से जो है वो हीट लूज़ होगी लो टेम्परेचर की तरफ एज। तो वो इसका टेम्परेचर -10 में वो एंटर हो रहा है, तो हो सकता है वो बाहर जाते हुए उसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए या इन्वायरमेंट के बराबर हो जाए। हमने इधर इन्वायरमेंट के कंसीडर किया कि 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर वो कंप्रेसर पे गया, कंप्रेसर में 50 डिग्रीज हुआ, यहाँ पे इसने हीट लूज़ की है अपनी। ठीक है, हीट लॉस की है, मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर में T1 है, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है जितनी इसकी इधर हीट बढ़ेगी। लेट्स सपोज वो 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे उसका 50 डिग्रीज हो गया। इन्वायरमेंट जो है वो T1 जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ पे ये हीट लॉस होगी इसकी। फिर ये एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा और ये इस तरह से
ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट अब्जॉर्ब करने के बाद निकल रहा है, कंप्रेसर में जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आगे आएगा, हीट लॉस करेगा क्योंकि इन्वायरमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे है, गैस का टेम्परेचर अंदर 50 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हीट लॉस करने के बाद वो एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा, एक्सपेंशन डिवाइस उसको और एक टेम्परेचर उसका लॉस करेगी, फिर वो दोबारा कोयल्स में आएगा और वो सारा प्रोसेस जो है ये साइकिल चलता रहेगा। तो कंप्रेसर आपका एज ए पम्प यूज़ हो रहा है, वर्क आपको करना पड़ रहा है उसको मतलब क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम हुआ है तो उसको दोबारा से उसमें से हीट लॉस करवाने के लिए आपको कंप्रेसर इन्वायरमेंट में हीट जाए, तो उसको कंप्रेसर लगाया आपने, टेम्परेचर हाई किया उसको ताकि हीट जो है वो उसमें जाए। तो आपने क्या किया, आपने ये आपका क्या है T2 चैम्बर, मतलब यहाँ पे हीट जो है वो ये वर्किंग सब्सटेंस जो गैस है उस वो हीट ले रही है। अब इसको हम इस तरह से कहते हैं, ये आपका है T2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो आपका सिस्टम बना हुआ है ये रेफ्रिजरेटर, वो T2 गैस जो है वो T2 टेम्परेचर पे जो है वो गैस वो उससे टेम्परेचर से वो हीट जो है वो Q2 ले रही है, और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, और वो रेफ्रिजरेटर फिर वर्क आपको करना पड़ा। वर्क किस तरह से कर रहे हो आप, कंप्रेसर के थ्रू, और वो हीट जो है वो Q1 जो है वो यहाँ पे Q1 आपकी T1 टेम्परेचर पे लूज़ हो रही है और T2 टेम्परेचर पे आप हीट ले रहे हो। आपका वर्किंग सब्सटेंस जो चैम्बर का टेम्परेचर है T2 टेम्परेचर से आप हीट ले रहे हो, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे वो T2 टेम्परेचर से हीट ले रहा है। किस तरह से ले रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस आपने वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर कर दिया बाय एक्सपेंडिंग, उसको आपने चैम्बर में पास किया तो वो T2 टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो उससे हीट उसने सब्सटेंसेस जो उसके अंदर मौजूद थे चैम्बर उससे हीट ली। हीट लेने के बाद आपने T2 से टेम्परेचर हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस ने रेफ्रिजरेटर में से पास हो रहा, और वो फिर उसके बाद कंप्रेसर ने वर्क किया, उसके बाद आपने वो हीट जो है वो Q1 हीट जो है वो लूज़ करवाई T1 टेम्परेचर पे, और फिर ये दोबारा ये साइकिल जो है वो T2 टेम्परेचर पे आपने हीट लूज़ करवाई T1 टेम्परेचर पे, वो थर्मल टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर। तो ये आपको इसको करने के लिए आपको वर्क करना पड़ा है कंप्रेसर के थ्रू या पंप वर्क करना पड़ा है, इसको आप हीट पंप भी कहते हो, रेफ्रिजरेटर भी कहते हो। तो ये था आपका रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। अब इसमें हमारा जो इसकी हमने कोफिशेंट, इसमें हम लोग एफिशिएंसी नहीं निकालते, इसमें होता है कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा जो डिज़ायर्ड जो है वो क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो T2 टेम्परेचर पे, जो ये कूलिंग चैम्बर है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो, वर्किंग सब्सटेंस जो गैस है वो हीट एब्जॉर्ब करे, समझने की कोशिश करें, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो, वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करे। वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करे, Q2 लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करे जो कि T2 टेम्परेचर कूलिंग चैम्बर में है। Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस, और वो उसको रिलीज़ किधर कर रहा है, T1 टेम्परेचर पे। T1 टेम्परेचर पे कितनी हीट कर रहा है, उसको टेम्परेचर भी हमने इंक्रीज़ किया तो फिर वो उस फिर कहीं जाके वो उसमें इधर लूज़ कर रहा है ना। तो डिज़ायर्ड हमें है Q2 वो हीट एब्जॉर्ब करे और उसको, और बाकी जो है वो हमने इधर क्या किया, वर्क किया। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा कि कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की और कितना हमें वर्क करना पड़ा, और इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी, एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है। तो Q2 डिवाइडेड बाय W, तो Q2 डिवाइडेड बाय W, W को आप किस तरह से लिख सकते हो, W किसके बराबर होता है, ये हमने देखा हुआ है Q1 माइनस Q2। तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको अल्फ़ा से शो करते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय W, और W किस तरह से कैलकुलेट होगा, Q1 जो हीट इधर लूज़ हो रही है
माइनस Q2 ये वर्क डन के बराबर होगा, और Q2 जो है वो हीट जो आपने निकाल ली है। तो W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, जिस तरह हमने एफिशिएंसी में देखा था। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का मेथड। तो T2 से आपने हीट ली वर्किंग सब्सटेंस ने, और T1 पे जाके रिलीज़ की। किस तरह से? T1 क्या है? हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर। हमने सराउंडिंग के टेम्परेचर, जो फ्रिज है वो सराउंडिंग में आके, या एयर कंडीशनर आप कंसिडर करें, जो कंडेंसर बाहर लगे होते हैं, वो हीट को रिलीज़ कर रहे होते हैं सराउंडिंग में। वो किस तरह से कर रहे होते हैं कि उनका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। किस तरह से हाई करते हैं हम लोग? गैस के केस में कंप्रेसर के ज़रिए हम लोग वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हाई कर देते हैं। वो हाई होता है तो वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, जो गैस इस केस में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो गैस रिलीज़ करती है अपनी टेम्परेचर को सराउंडिंग में। फिर उसको हम एक्सपेंशन डिवाइस से पास करते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस एक्सपैंड, स्मॉल ओपनिंग कैपिलरी ट्यूब, उससे तो सडन एक्सपेंशन की वजह से उसका टेम्परेचर लूज़ होता है। तो वो इसमें हमने कंसीडर वैसे कर लिया कि वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जिस जगह पे हम लोगों ने जिस जगह से हीट लेनी है वो T2 टेम्परेचर, उसका सपोज कर लें वो T2 टेम्परेचर है 0। अब जो गैस वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कम है। अब वो हाई टेम्परेचर वाली जो सराउंडिंग है वो टेम्परेचर T2 जो है कूलिंग चैम्बर, वो टेम्परेचर वो हीट देगा -10 डिग्री सेल्सियस गैस को। फिर इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, वो सपोज करें बाहर निकलते हुए उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर क्योंकि अभी तो इन्वायरमेंट से कम है टेम्परेचर, फिर हमने कंप्रेसर से पास किया ताकि उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा और वो हीट लूज़ करे। फिर ये इसको एक्सपेंशन डिवाइस है। तो ये साइकिल जो है, ये गैस का अगर हमें फेस चेंज नहीं कंसिडर कर रहे, तो इस तरह से ये रेफ्रिजरेटर में जो है वो गैस फिल करवाते हैं, जो वो इस तरह से वो काम करता है, ये हमारा साइकिल जो है। तो ये है रिवर्स हीट इंजन साइकिल। रिवर्स हीट इंजन भी कहते हैं, हीट पंप भी कहते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर साइकिल भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। ये रेफ्रिजरेटर इस तरह से होता है, रिवर्स हीट इंजन। और हीट इंजन भी हमने देख लिया, तो प्रैक्टिकली भी हमने देखने की कोशिश की। और इसमें हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि हमने इसमें लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को लेना होता है और हाई टेम्परेचर पे हीट को रिलीज़ करना होता है। लो टेम्परेचर से Q2 ली, और हमें उस पर काम कितना करना पड़ा, W कंप्रेसर को चलाने के लिए W वर्क करना पड़ा, तो वो Q1 माइनस Q2 से कैलकुलेट हो सकता है। तो ये हमारा था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने कार्नोट साइकिल को भी देखना है, कार्नोट साइकिल को देखना है, और उसके बाद जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स कुछ करने हैं परफॉर्म रिलेटेड टू हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट हमने देख ली। इससे पहले हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखी थी, वो कहता था कि 100% हीट एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। क्लॉजियस ने कहा कि आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है वो हीट को ट्रैवल नहीं करवा सकते अनलेस और अनटिल आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़े। हमने इधर किस तरह से कर रहे हैं? कंप्रेसर के थ्रू। तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट्स थी, अभी हमने देखी हैं। अब हम कार्नोट साइकिल को देखेंगे। कार्नोट साइकिल के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, और देन वी विल सी, हमने एंट्रोपी को थोड़ा सा देख लिया हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे। तो ये है आपकी क्लोजर स्टेटमेंट। थैंक यू।